नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। कठुआ में हीरानगर हिरासत केंद्र में रखे गए रोहिंग्या मुसलमानों ने रिहाई की मांग को लेकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान रोहिंग्याओं ने सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, रोहिंग्याओं ने हिरासत केंद्र में एक सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाने की कोशिश भी की। रोहिंग्या जांच अभियान के दौरान जम्मू में अवैध रूप से रहते हुए पाए गए थे। रोहिंग्या म्यांमार के बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और इससे पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। इससे पहले भी जेल में प्रोटेस्ट और प्रदर्शन ये करते रहे हैं और इनको लेकर हमेशा से एक सवाल बना रहता है और यह मांग भी बार बार उठती रहती है कि इन रोहिंग्याओं को इनके वतन वापस भेजा जाना चाहिए। एक बार फिर से हीरानगर जेल में इन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक बार फिर से इन पर आवाज उठ रही है। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो रोहिंग्याओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा से कहा जाता रहा और खासतौर से जम्मू रीजन में कि जम्मू रीजन के लिए रोहिंग्या जो है ये एक बड़ा खतरा है और अब जिस तरह से इन्हें एक जेल में रखा गया है, यहां पर भी इन्होंने हंगामा किया है अपनी रिहाई को लेकर और इस हंगामे के बाद एक बार फिर से इन रोहिंग्याओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ अजय भारती जी हैं जो कि एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी हैं। सलमान निजामी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि चीफ स्पोक्सपर्सन है डीपीएपी से, और डॉक्टर जाजेब सिरवाल जी हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले अजय भारती जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अजय भारती जी, हीरानगर के इस जेल में जो कुछ हुआ, जहां पर रोहिंग्यों को रखा गया था, काफी प्रोटेस्ट प्रदर्शन हमने देखा कि हुआ, पत्थरबाजी भी हुई और सुरक्षा कर्मियों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस पूरी घटना को किस तरह से आप देखते हैं अजय भारती जी? देखिए, इसके दो हिस्से हैं जी। पहले तो यह कि सिर्फ हीरानगर में ही उन्होंने उत्पात मचाया या पहली बार मचाया है, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा 2018 में जब कुछ जर्नलिस्ट इनके कैंप में यहां बठिंडी के पास गए थे, तब जर्नलिस्ट पर भी इन लोगों ने हमला किया था। रोहिंग्यों का जो इशू है ये बहुत एक सीरियस मसला है। ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये ड्रग में इनके लोगों को कोरियर के तरीके इस्तेमाल होते हुए देखा गया है। इनका बहुत सी इश्यूज इसमें से जुड़े हुए हैं। देखिए, भारत ने एक कोशिश करी थी कि इनको आइडेंटिफाई करके इनको वापस अपने देश में भेजने की। जी। इसमें इनका जो आइडेंटिफिकेशन के बाद जब तक उसमें, क्योंकि ये इंटरनेशनल दो कंट्रीज के बीच का मामला है, इसलिए यहां से उठाकर आप सीधे भेज सकते, ऐसा संभव नहीं है। इनके लिए नॉर्मल ये था कि ये तब तक शांति के साथ बैठे। हाँ, अगर कोई अंदर कुछ सुविधा में कहीं उसमें कमी है तो वो एक चीज है, लेकिन हमें रिलीज कर दो, ये कोई मांग बनती नहीं है। ये इसका एक पहलू है जो हम सबको समझना चाहिए। दूसरा, इनको जो इनके इशू को यूज करते हुए अगर आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी लोअर लेवल तक देखेंगे, कैसे लोग हैं, इनके वकील कौन है, इनके केस को कौन प्लीड करता है, वो अपने आप में ही इनके कॉज को डैमेज करते हैं। अगर इनका कोई कॉज है भी तो ये डैमेज करता है। आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि इवन बांग्लादेश में इनके ऊपर अब जो सख्ती, पहले तो शुरू में उन्होंने वेलकम करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्होंने उसके रिपरकशंस देखे, यहां तक कि बांग्लादेश के कोर्ट ने तो इनके मैट्रिमोनियल्स पर बैन लगा ली है। तो रोहिंग्या इशू ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है। ये बाकी जो नॉर्मल क्राइम्स हो रहे हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। 90% केसेस में से जो आए उसमें ड्रग से लेकर मर्डर तक और लूटपाट तक इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई। और खासकर ड्रग्स में, खासकर लेडीज जो इन कैंप के, ये जो ड्रग माफिया है
वो इनको यूज करता है और ये उसको चेक करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए दोनों चीजें हैं, एक तो ये जो उन्होंने वायलेंस किया है इस पर सख्ती से तो काम करना ही करना चाहिए, साथ में इनकी लीडरशिप को इन्वॉल्व करके कि इनको सुधरते हुए वापस कैसे निकाला जाए उसको स्पीड अप करना चाहिए, उसको तेजी उसमें लानी चाहिए। बिल्कुल, यानी इन्हें वापस भेजना चाहिए और कई तरह की मुश्किलात इनकी वजह से एक तरह से पैदा होती हैं। चलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान इरफान हाफिज लोन साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। इरफान हाफिज लोन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं डॉक्टर जाजेब सरवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। जाजेब जी, जिस तरह से आपने अजय भारती जी को सुना, उन्होंने कहा कि रोहिंग्या जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे पहले भी इस तरह का उपद्रव कर चुके हैं, इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह की हिंसा करते रहे। अब सवाल यह उठता है कि हमेशा यह इल्जाम लगता है कि रोहिंग्यों को बसाने की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। जी, देखिए, मैंने अजय भारती जी की बात सुनी और ये अपनी बात में कह रहे थे कि अब ये स्टेप लेने की जरूरत है, अब वो स्टेप लेने की जरूरत है, या इस पे स्टेप लेना चाहिए। तो मैं आपके जरिए से अजय भारती जी से ये बात पूछना भी चाहूंगा कि ये स्टेप किसने लेने थे या ये स्टेप कौन लेगा। हम पिछले 4-5 सालों से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी शासित जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो जो बात ये आज टीवी चैनल पर आकर कह रहे हैं या जो बात ये रैलीज में जाके लोगों को सुनाते हैं, वो बात ही अपनी लीडरशिप से क्यों नहीं कहते हैं? या इतना गैप है इनकी और इनकी लीडरशिप के बीच में कि इनकी बात अजय भारती जी आ रहा हूं, सुन लीजिए पहले जी, कि इनकी बात ही नहीं सुनी जाती है। अहम बात जो इस पूरी कन्वर्सेशन से निकल के आती है वो मैं ये एक लाइन में बता दूं कि हम लोग जम्मू कश्मीर की आवाम हो या पूरे हिंदुस्तान की आवाम है, ये थक चुके हैं सुन सुन के कि 1947 से लेकर 2014 तक क्या हुआ। 1947 से लेकर 2014 तक की गलतियां हम लोग पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। अब आप लोग ये बताइए कि अगर यहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं या इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो आपने 2014 से लेकर 2023 तक, जब आपके पास 3 साल डायरेक्ट कंट्रोल रहा और उसके बाद इनडायरेक्ट कंट्रोल रहा, आपने 2014 के बाद से लेकर अभी तक कौन से स्टेप्स उठाए? आपने 2014 से बाद से लेकर अब तक 9 साल बाद भी अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कह रहे हैं, तो आप सोल्यूशन कब देंगे? अगर आपको 9 साल से कोई प्रॉब्लम दिख रही थी तो आप 10वें साल भी उस पर प्रॉब्लम ही चर्चा कर रहे हैं। आप सोल्यूशन की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? सोल्यूशन किससे निकलेगा? तो ये दर्शाता है, इनकी मानसिकता को दर्शाता है, इनके काम करने के तरीके। अजय भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको अजय भारती जी। मैंने सीधा उनको, इन्होंने जो सुनना या सुनना नहीं चाहते सही बात को, मैंने कहा इंटरनेशनल इश्यू है जिसमें से यहां की भारतीय सरकार यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकती। जो अंदर लेने थे डिसीजन वो लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन को, इनको डिटेंशन सेंटर में पहुंचाने के लिए इनको चाहे UNHRC से मिलकर कार्ड दिलवाने के, वो एक्शंस ले लिए और सफिशिएंटली लिए है। लेकिन जिसमें दूसरा देश इन्वॉल्व है, मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट है, उसमें भारत की सरकार अपने अकेले तौर पर डिसीजन नहीं ले सकते, एक्शन नहीं ले सकते, और खासकर जब कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक जैसे लोग इनके डिफेंस में आके खड़े हो जाए। मैं इस बात का जवाब दे दूं जल्दी से, बहुत जल्दी से। सलमान निजामी साहब और इरफान हाफिज लोन जी भी वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी। जी, जैसे अजय भारती जी ने खुद कहा कि इनका जाना यूनिलैटरल डिसीजन नहीं हो सकता है, भारत सरकार इस पर कदम ले रही है, तो इनका आना यूनिलैटरल डिसीजन कैसे था? इनके आने को आप कांग्रेस पर कैसे थोपते हैं? क्या ये कांग्रेस को, उस समय की सरकार को भारत सरकार नहीं मानते थे? क्या उस समय का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री नहीं था? लोकसभा के कैंडिडेट ने खुद कहा, थे और आज भारत सरकार के कांग्रेस पार्टी के जो पिछली इल्जाम तराशियां इनको बंद करनी चाहिए। पिछली चुनाव में जो रेगुलेशन आज की सरकार पे उन्होंने खुद कहा कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशन तब की सरकार पे भी इंप्लीमेंट होते थे। चलिए, मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, मैं अजय भारती जी, मैंने टाइम दे दिया, मैं जल्दी से, सलमान निजामी साहब भी वेट कर रहे हैं, हाफिज लोन जी भी वेट कर रहे हैं, मैं इन लोगों को चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर हम इस पर और बात करेंगे। मैं सलमान निजामी साहब किस तरह से इसे देखते हैं, और रोहिंग्यों पर जिस तरह से अजय भारती जी ने कहा
कि कई तरह के ऐसे जराइम और क्राइम है जिसकी वजह से बढ़ता है और ये एक खतरा भी है। लेकिन सवाल अजय भारती जी से भी उठता है कि उनकी सरकार ने, उन्होंने इनको लेकर किया क्या है। तो अब फिर से जेल में एक उत्पाद हुआ है और इन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट किया है और यहां पर काफी हंगामा रोहिंग्यों की वजह से देखने को मिला है। हुरैरा साहब, आप एक सीनियर सहाफी हैं, हमें जो है डिबेट्स में वकालत और जज बनने की जरूरत नहीं है। अब इसकी तह तक जाने की जरूरत है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कौन कौन उसमें मुलव्विज हैं और एक हादसा हुआ है, क्या वजूहात हैं, और कानून से बढ़कर ना रेफ्यूजी हैं ना देश का कोई बाशिंदा है। अभी अगर आप देखें कि अगर रेफ्यूजीज की बात करें तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस जो आईबी है, उसने एक रिपोर्ट और एक वार्निंग अलर्ट दिया था कि भाई तिब्बत के जो रेफ्यूजी यहाँ रह रहे हैं उसमें कई लोग अरुणाचल प्रदेश में हैं जो चाइना के साथ मिलके एक साजिश रचा रहे हैं देश के खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तिब्बत की जो रेफ्यूजीज है उनको आप यहाँ से डिपोर्ट कर दें, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे। आज का जो हादसा है इसमें भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। अभी एक साथी ने कहा कि भाई ये यूएन का मामला है, यूएन की तरफ से हिदायत दी जाती है कि अगर यहाँ कोई सरकार जो है वो कंप्लेन भी कर सकती है कि इनसे हमें कोई दिक्कत हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई जो है दिक्कत हो रही है या क्राइम रेट बढ़ रहा है इनकी वजह से, तो उसमें यूएन जो है इंटरवीन करेगा। लेकिन हमें जहां सरकार की बात आती है कि चुनाव जैसे नजदीक आता है तब रेफ्यूजी सामने आ जाते हैं, खासकर रोहिंग्या रेफ्यूजीज। 8 साल से तो हमने चर्चाएं की, बहुत से दावे भी किए गए कि भाई ये इन एक्टिविटीज में मुलविज हैं, इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जब जब चुनाव नजदीक आता है उसी वक्त ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। उन जानबूझ के तो नहीं, ऐसे हादसे किए जाते हैं जेलों में या बाहर ताकि इलेक्शन का माहौल बनाया जाए। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई इसमें मुलविज है, अगर किसी ने किसी ऑफिसर के खिलाफ जो है कोई हमला किया है या कोई ऐसी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून जो है वो उसको सजा देगा। तो बाकी रहा तो इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। रेफ्यूजीज, तिब्बत के रेफ्यूजी भी हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी हैं, उनको पनाह आपने दी। ये तो देश का बड़ापन है, ये तो हिंदुस्तान का बड़ापन है कि एक मुल्क के लोग जो है यहाँ उन्होंने पनाह ली है। तो ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि पड़ोसी देश में जब जब जुल्म हुआ तो हिंदुस्तान जो है उसने अपना जो है यहाँ जो अपने देश के लोगों ने हो या सरकारों ने जो है उनको पनाह दी। बिल्कुल। मैं इरफान हाफिज लोन जी, मैं इस पर आपसे, क्योंकि कानून के जानकार भी आप हैं और रोहिंग्यों का ये पूरा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरह से है, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन से भी जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। एक तो इन्हें वापस भेजने की हमेशा मांग जरूर होती है लेकिन इन्हें वापस भेजा नहीं जाता है, डिपोर्ट करने की बात होती है लेकिन इन्हें वापस भेजा नहीं जाता है। इस पूरे मसले को कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक इंसानी मसला है, ह्यूमैनिटेरियन इशू बन चुका है जी। और जो भारत देश का मानना है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक ही परिवार है जी। भारत का ये स्टैंड जो है लोकतंत्र का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है और वसुदेव कुटुंबकम के सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स है। तो ऐसी स्थिति में जो रोहिंग्याज है, तो आफ्टर ऑल ये हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स है, तो उसमें सरकार को जो है, भारत सरकार जो है, एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इनकी लाइफ है, लिबर्टी है, वो प्रोटेक्ट की जाए। और जहां तक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी जानकारी है, कुछ राइट्स जो है, अगर कोई बाहर का भी होगा, फॉरेनर भी होगा, कुछ राइट्स जो देश के कानून है, फंडामेंटल राइट्स है, वो भी एंजॉय करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप समझते हैं कि जो ही कभी चुनाव सामने आ जाते हैं तो आप ऐसे मुद्दों को सामने रखते हैं कि जिससे एक अटेंशन बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से, काला धन बाहर से लाना, उससे हट जाए। मुझे बताइए, अभी आप बात कर रहे थे कि भाई रोहिंग्याज है, देश को खतरा है। अरे क्या बता रहे आप? क्या हमारा देश इतना कमजोर है
क्या हमारा सिस्टम तंत्र इतना कमजोर है कि चंद लोग से हम डरेंगे? जबकि अगर आपको वो उन पे शक है तो आप ईगल्स वॉच आई रखिए उन पे। एक सिस्टम है हमारे पास। तो ऐसे कहना कि भाई ये लोग हमें खतरा है, ये पर्टिकुलरली किया जा रहा है और हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने, जैसे सलमान भाई कहते थे, अगर कुछ चंद लोगों ने गलती की है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन उसके कारण आप एक बहाना बना के कहे कि भाई अब इनको सख्ती करनी है, इनको डिपोर्ट करेंगे, इनको ये करेंगे और इस मसले को आप बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन मोटिवेटेड होगा और उसमें वो हमारे देश के हित में नहीं, ना लोकतंत्र के हित में, ना वसुदेव कुटुंबकम। जो कुछ हीरानगर जेल में हुआ है, मैं इरफान हाफिज लोधी, जो कुछ हीरानगर जेल में हुआ वो तो सब सामने है, उसमें इलेक्शन और पॉलिटिक्स कहां से आ गई? नहीं, फिर जिस तरीके, देखिए, अगर कहीं पर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, लॉ ये कहता है कि वहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर होगा और कॉग्निजेंस लिया जाएगा, फिर चालान पेश होगा, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, ऐसे होता है। तो जिस तरीके से आप खुद ही सब कुछ यहाँ पर ट्रायल भी कर देते हैं, एफआईआर भी काट देते हैं, डिक्लेयर जजमेंट भी खुद करते हैं, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। जो भी वहां पर हुआ, लेट देयर बी इंक्वायरी, और अगर कोई गिल्टी है उसके पास उनके साथ कानूनी तो कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरीके से आप कहते हैं कि भाई देश को खतरा है, हाई तौबा कर देते हैं इस तरीके से कि जैसे पूरा देश की सुरक्षा रिस्क पे है, क्योंकि रोहिंग्या कुछ लोगों ने। अजय भारती जी, देखिए, सलमान निजामी साहब ने भी और इरफान हाफिज लोधी सवाल इसी पर उठा रहे हैं कि अगर देश के लिए खतरा है तो आप लोग इस पर फिर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती है? देखिए, पहले तो मैं एक इस दोगलापन को एक्सपोज करना चाहता हूं कि जब आप बोलते हैं कि फेलो ह्यूमन बीइंग्स है, जब आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो जब आप अगर उसको सचमुच में मन से मानते, अगर आप पार्टिजन नहीं होते, तो वाल्मीकियों के लिए भी आप ये कहते, आप वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए भी ये भाव रखते, लेकिन उनके लिए आपने ऐसा कभी भाव रखा नहीं। ये एक इश्यू है कि आप डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा कि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश करके इनको पहले, आप तो इनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे थे। पिछले कांग्रेस में जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने भाषण देकर कहा कि हाँ मैंने इनको बसाया है। उन्होंने तो वो इलेक्शन का इशू उन्होंने बनाया। बाकी जो लोग ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इनके वायलेंट बिहेवियर को, इनके लॉ एंड ऑर्डर को, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। मैंने आपको याद दिलाया 2018 में जर्नलिस्ट गए इन पे, क्योंकि सिम कार्ड इनके पास पाए गए, आधार कार्ड उनकी ये जा रहे थे, तो शिनाख्त कार्ड ही उनके पास मिलने लगे थे। तो लोग जब जर्नलिस्ट गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं थे, जर्नलिस्ट जब गए तो उन पर क्या किया जम्मू में उन्होंने। तो इसलिए ऐसे डिफेंसलेस को, जो इनडिफेंसिबल है, उसको डिफेंड करना जायज नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये राजनीति है। मैंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, वहां पर ये इन्होंने कोशिश करती रोहिंग्या के जो रिफ्यूजीज हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस में रखकर रुकने की एक साजिश, वो वैसे भारत में नहीं, तो ये ह्यूमन से जुड़ा हुआ इशू है ना, इंसानियत से जुड़ा हुआ इशू, जिस तरह से इरफान हाफिज लोधी जी कह रहे थे। है जी नहीं, बिल्कुल है, लेकिन यूनिलेटरली नहीं है। उनको भी तो ह्यूमन बिहेवियर करना है। क्रिमिनल्स के लिए कौन सा ह्यूमन राइट्स है? जो मर्डर करे, जो लूटमार करे, जो ड्रग माफिया करके फैमिली, नहीं, तो यही बात तो सलमान निजामी ने कही कि जो कसूरवार उन्हें सजा जरूर दीजिए, जो जुर्म कर रहे हैं उन्हें सजा जरूर दीजिए। उनको वही तो जो उनमें उसको पूरी करने दीजिए बात। मैं वही कह रहा हूं, तो उसी प्रोसेस में ये वायलेंस करते हैं। जब आप उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं, जब आप उनको अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, वहां पर वायलेंस हुई। ऐसी बात आपके लिए नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। और ये रुकते कहां पर है? कैंप आप देखिए, आर्मी कैंप उनके पास बसाएंगे, ये कहां पर रुकेंगे? जहां डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर ये कैंप एस्टेब्लिश करेंगे। और इसमें चाहे आप अलकायदा हो, चाहे हाफिज सईद जैसे लोग हो, इन्होंने इनमें एक्टिविटीज पाई गई। ये भी सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो इसलिए उसी एक्शन, जब आप सरकार जब एक्शन करती है, तो ये वायलेंट होते हैं और ये बाकी के लोग इनके डिफेंस में आ जाते हैं। तो ये एक विशेष सर्कल बनता है। जाजिब शिरवाल जी, क्योंकि फिर यहां पर सवाल अजय भारती जी ने उठाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने अगर इन्हें नहीं बसाया होता तो यह शायद इशू नहीं होता, यह मसला रोहिंग्यों का नहीं होता जम्मू में। जी,
जी देखिए, उनके मैंने कैंडिडेट ने मैंने कहा इससे पहले पिछले भी एक इलेक्शन बात तथ्यों के आधार पे की, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को हजम नहीं होते हैं। मैंने तथ्यों के आधार पे ये बात की जो इन्होंने खुद भी पहले कहा कि ये यूनिलेटरल डिसीजन नहीं होते हैं। ये डिसीजंस दो देश मिलकर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की ऑब्जर्वेशन में ये डिसीजंस लिए जाते हैं, तब जाके ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, चाहे इनका आना हो या इन लोगों का जाना हो। वो डिपोर्टेशन के अहम लिए बात है, जो अजय वहां भारती जब जी ने आए खुद तब कही, उसके लिए वो कहा कि यूनिलेटरल नहीं होती है। 2018 में इन लोगों ने कुछ जर्नलिस्ट पे हमला किया था। तो अजय भारती जी की या तो याददाश्त कमजोर है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि 2018 में ये लोग यहां पर डायरेक्टली सरकार में थे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये कह रहे हैं कि उनके पास आधार कार्ड निकले, उनके पास सिम कार्ड्स निकले। दैट मीन्स वो आधार कार्ड और सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में थी। तो ये अपनी ही सरकार के टाइम की बातें जो है आज 5 साल बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। 2018 की बात इन्होंने की, हमने नहीं की, और 2018 में तो ये लोग सरकार में थे। तो आज इस तरह की बातें करके ये जो है पूरे का पूरा पलड़ा हमेशा कांग्रेस के सर पे डाल देते हैं। ये अब देश की जनता, जम्मू कश्मीर की आवाम बखूबी समझ चुकी है कि इनके पास कांग्रेस को इल्जाम लगाने के अलावा, कांग्रेस को गाली देने के अलावा, अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं, लगाने के अलावा और कोई जवाब नहीं। अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। मैंने इल्जाम नहीं, मैंने याद दिलाया कि जो कांग्रेस पार्टी के जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट थे, उन्होंने पुंछ में भाषण देते हुए कहा कि हां मैंने इनको बसाया, और उसके नाम पर वो वोट गार्ब कर रहे थे। ये एक बात। दूसरा, ये जो लोअर लेवल पर जो ऑफिशियल्स में करप्शन है, उसी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन कर रही है, इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर निकाल कर रही है। 9 साल हो गए आपको एक्शन करते हुए, और कितने साल लगेंगे? जब तक नहीं होगा, जब तक अंतिम करप्ट आदमी खत्म नहीं होगा, तब तक करते रहेंगे। ये जब तक अब आपने 75 साल में गरीबी हटा दी ना, टमाटर का भाव भारती जी पता है आपको आज क्या चल रहा है? जाके गरीबी हटाने में, गरीबी हटाओ का नारा कब लगाया था आपने? आपको गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने लगाया था? टमाटर याद कर लीजिए, अपनी याददाश्त को जरा झकझोर दीजिए, उसको हिला दीजिए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था और कब लगाया था, क्या किया था, क्या किया था? टमाटरों का भाव पूछ लीजिए। आप, वो मैनमेड क्राइसिस है आपके कंट्रोल में, जो प्रोडक्शन हाउसेस के कोऑपरेटिव्स है उनके कारण आप वो क्रिएट करवा देते हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। जो उसमें है, जो भी लोग हैं आपके साथी सहयोगी, कुछ तो आपके साथी सहयोगी, वो कोई हंसने वाली बात नहीं है, कांग्रेस कंट्रोल करेगी। चलिए ठीक है, सलमान निजामी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, बात हो गई, अजय भारती जी बात हो गई, जाजेब जी बात हो गई। मैं सलमान निजामी जी, क्योंकि इस डिबेट में हमने इससे पहले भी कहा कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ा हुआ मामला है, बल्कि ह्यूमन इशू एक तरह से ये है। इससे पहले भी रोहिंग्यों का मसला उठता रहा है, जांच पड़ताल कई बार इस पर हुई और बहुत कुछ इसमें मिला नहीं है, लेकिन इन रोहिंग्यों के नाम पर हम देखते हैं कि जब जब इनका इशू उठता है तो इस पर पॉलिटिक्स खूब होती है। सलमान निजामी जी देखिए, अबू हुरैरा साहब, हम सब जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं इस पैनल में जी, और न्यूज 18 जो चैनल है, इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं हकीकत आपको बताऊं कि 9 साल इस सरकार को हुए हैं, भाजपा सरकार को, और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यूएन की रिक्वेस्ट के बाद जो है हिंदुस्तान की सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि हम रोहिंग्या रिफ्यूजीज को यहां पनाह देंगे। और अभी तक भाजपा हुकूमत में है 9 सालों से, भाजपा ने कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं की यूएन के सामने, क्योंकि यूएन का ऑफिस जो है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में यूएन का ऑफिस है, और वहां कोई भी ऐसी कंप्लेन सरकार की तरफ से नहीं गई है कि हमें कोई दिक्कत है रोहिंग्याओं से। मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर एक हादसा होता है, एक इंसिडेंट होता है, उसकी जांच होनी चाहिए, और जो मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, जब सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ फालतू में बहस करेंगे। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता है, वो मेरे से लड़ेंगे, मैं उनसे लड़ूंगा, लेकिन हमें
देश के लिए, देश के बड़ेपन के लिए ये समझने की जरूरत है कि यहां सिर्फ रोहिंग्या नहीं बल्कि तिब्बतियन रिफ्यूजी भी रहते हैं, यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी रहते हैं, यहाँ श्रीलंकन रिफ्यूजीज भी रहते हैं। कई रिफ्यूजीज को हिंदुस्तान की हुकूमतों ने पनाह दी है, इस देश ने पनाह दी, जो मिलके रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या भी कारोबार करते हैं। लेकिन इसमें हमें एक जो हादसा हुआ है जम्मू की एक जेल में, मैंने पहले भी कहा, अगर वहां हालात साजगार होते हैं तो किसको जरूरत है कि वहां देश अपना छोड़ के यहाँ मजदूरी करे, तो वहां पे चले जाएंगे। जब हालात ठीक हो जाएंगे वहां, तो सरकार ने वो फैसला सरकार का होगा और यूनाइटेड नेशंस का होगा। जब हालात वहां ठीक हो जाएंगे उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। अजय भारती जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी। हाँ, मैं दो फैक्चुअल करेक्शंस करना चाहता हूं। एक, जो श्रीनगर में यूएन का ऑब्जर्वरी ग्रुप है, उसको वाजपेयी साहब के गवर्नमेंट में कहा गया था, उसका कोई मैंडेट नहीं है कि यहां से आप ऑफिस हटा दीजिए। एक, इसलिए उसमें जो भारत सरकार ने उनको आइडेंटिफाई करके डिटेंशन सेंटर में रखने की बात की, आइडेंटिफाई करके। दूसरी, इन्होंने वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को भी इंटरनेशनल रिफ्यूजीज की कैटेगरी में डाला। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग 1947 में पार्टीशन के टाइम में आए, जो वहां से हिंदुस्तान आए, उनको यह नहीं मालूम था कि कश्मीर के लोग अलग कानून बनाकर बैठे हैं। इसलिए वो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज ऐसे रिफ्यूजी नहीं जो श्रीलंका के या सलमान निजामी कुछ कह रहे हैं रिफ्यूजीज की तरह। सलमान निजामी जी कुछ कह रहे हैं? देखिए मुझे हंसी आ रही है इनकी बात पे। मैंने सिर्फ ये कहा कि यूएन का ऑफिस वहां है, आप 9 साल से सरकार में हैं, भाजपा के मेरे ऑब्जर्वरी, उनको कहा कि निकालो, वो ऑब्जर्वरी ग्रुप है, उनको ऑफिस बंद करिए ना। आपने क्यों उनको अलो किया कश्मीर में दफ्तर चलाने के लिए? 9 साल से जानकारी पूरी रख लीजिए निजामी साहब, वापस भेजिए उनको। निजामी साहब, जानकारी पूरी रख लीजिए। उनको कहा गया है बहुत पहले, वो यूएन का ऑब्जर्वरी ग्रुप है, वो कोई ऑफिस नहीं है। कंफर्मेशन कर लीजिए, जानकारी हमसे बिजनेस से जगह अच्छा है, कंफर्मेशन कर दीजिए उसका मैंडेट क्या है। उनकी देखिए रिफ्यूजी वो 1948 में आप जब सरकार में थे, उन्होंने उसको ऑब्जर्वरी पोस्ट के लिए रखा है। यूएन नहीं करते, गलत है सर, गलत है। वो सिर्फ एलओसी पर, और ठीक है। देखिए, रोहिंग्या रखी हुई है ऑब्जर्वरी, रोहिंग्यों का एक ये मसला तो है, और अब इन्हें कब वापस भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता है, इंसानियत से जुड़ा हुआ एक इशू है, और इस पर बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी, लेकिन समय की मेरे पास कमी है। अब देखना यह होगा कि जो इसमें गुनहगार हैं, क्या उन्हें सजा मिलती है, या सरकार इस पर अब आगे क्या कुछ प्रशासन और इंतजामिया की तरफ से इस पर क्या कुछ कदम उठाया जाता है। क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी ये एक मसला है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये इशू है, ये मसला है। तो सुप्रीम कोर्ट में आगे चलकर इस पर क्या कुछ फैसला आता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलमान निजामी साहब, अजय भारती जी, इरफान हफीज लोन जी और डॉक्टर जाजेब सिरवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।